देखिए, मैंने आज साइकोलॉजी में अपना टॉपिक लिया है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, और मैं आज इसको कंप्लीट करूँगी। और अपने साथ साथ मैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ, और मुझे लगता है कि शायद ये आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है उनकी एक छोटी सी हेल्प है मेरी तरफ से, और कुछ भी नहीं। तो देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी अगर चाहें तो मेरे साथ साथ इस टॉपिक को अपने को कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो पर्सोना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है, पर्सोना का अर्थ होता है मखोटा या नखाब। तो व्यक्तित्व दो दो व्यक्तित्व के दो तत्व होते हैं, एक तो बाहरी और एक आंतरिक। तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक का मिश्रण होता है व्यक्तित्व का। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को देखकर बाहर से अगर हम आइडिया लगाएं तो वो कह देते हैं बाहरी व्यक्तित्व, और अगर किसी की खूबियों को जानकर पता लगाएं तो वो आंतरिक हो जाता है। तो देखिए, इसमें वैसे थर्ड ग्रेड में अपने जो जितने भी मैंने पहले के भी एग्ज़ाम देखे हैं उठा के, तो उसमें परिभाषाएं इतनी पूछी नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी एक दो परिभाषाएं जो पूछी गई है और मैंने उन्हीं को इम्पोर्टेंट मानकर लिखा हुआ है। तो आलपोर्ट की परिभाषा इसमें पूछी हुई है, वो हमें देख कर जानी है। तो व्यक्तित्व मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये आलपोर्ट की परिभाषा है, पहले पूछी हुई है एग्ज़ाम में, और इसको हमें देखकर जाना है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो आलपोर्ट ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारण करता है। इसकी बुक का नाम है हमारा पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, इसकी बुक है, आलपोर्ट की बुक है ये। फिर उसके बाद वैलेंटाइन की लिखी हुई है मैंने, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्ति का योग है, बोरिंग, वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ की परिभाषा कहती है हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब व्यक्तित्व होता है। तो इसमें से ये मैंने इम्पोर्टेंट इसीलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये पहले कभी आई नहीं हुई है, लेकिन आलपोर्ट की आई हुई है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, देख कर जानिए। मैंने इसमें से दो वर्ड पकड़ लिए, जैसे मनोदेहिक और गत्यात्मक। अपना अपना याद करने का तरीका है, आप लोग चाहें तो इसको पूरी याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे ये दिमाग में रख लिया है कि मेरे को यहाँ पे भी मनोदेहिक और गत्यात्मक दिखाई देगा, तो इट मीन्स आलपोर्ट। अब देखिए, अच्छे व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। तो अच्छा व्यक्तित्व जो होगा वो आत्मविश्वासी होता है, उसको विश्वास होता है, आत्मज्ञान होता है, अपने गुण अवगुणों का पता होता है कि मेरे अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। अच्छा व्यक्तित्व में सामाजिकता होती है, अच्छे व्यक्तित्व में गत्यात्मक होता है, अच्छा व्यक्तित्व जो होता है वो गत्यात्मक होता है, निरंतरता पाई जाती है, संवेगीय स्थिरता पाई जाती है उसके अंदर। अच्छे व्यक्तित्व में समायोजित होने का गुण होता है। अच्छा व्यक्तित्व जो होगा, इच्छा शक्ति होगी उसके अंदर, विल पावर होगी, महत्वाकांक्षी होगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि प्रभावित करने वाले कारक, यानी व्यक्तित्व को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। तो वंशानुक्रम जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, फर्स्ट फैक्टर है वंशानुक्रम, गाल्टन ने इसको इम्पोर्टेंट माना था। और ये आंतरिक कारक है, वातावरण भी हमारा पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। और वातावरण को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। तो देखिए, वातावरण में भौतिक कारक है, वो भी हमें प्रभावित करेंगे, सामाजिक भी करेंगे और सांस्कृतिक भी करेंगे। भौतिक में जैसे जलवायु आ गई, ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु। सामाजिक में हमारा परिवार आ गया, स्कूल आ गया। सांस्कृतिक में हमारे रीति रिवाज आ गए, परंपरा आ गए। तो यहाँ से देखें, मार्गरिड मीड ने सामूली जनजाति पर अध्ययन किया था, और उन्होंने भी बताया था कि संस्कृति हमें प्रभावित करती है। और एक ये है रुथ बेनेट, इन्होंने भी बताया था कि संस्कृति प्रभावित करती है। एडलर का ये मानना है कि जो मध्यम जन्म क्रम के बालक होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माना है उन्होंने, जो मध्यम जन्म क्रम का बच्चा होता है उसको।
अन्य कारक और कौन कौन से कारक है जो हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, तो लिंग, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं वो भी प्रभावित करती हैं, शारीरिक संरचना भी प्रभावित करती है, स्नायु मंडल हमारे मानसिक से जुड़ा हुआ है तो वो भी हमें प्रभावित करता है, मनोवैज्ञानिक कारक जैसे इच्छा, रुचि, मूल प्रवृत्तियाँ, आकांक्षा, ये सब भी हमारे पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। उसके बाद बताया व्यक्तित्व के प्रकार, तो प्रारूप, उपागम यानी टाइप अप्रोच, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये हिपोक्रेटस, क्रैशमर, युंग, जिसको जुंग भी कह देते हैं, फ्रीडम और शेल्डन, इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले वर्गीकरण है हिपोक्रेटस का जो 400 BC में दिया गया था, और आधार क्या था इसका, शारीरिक द्रव्य। तो इसने 4 हिस्सों में बांटा था, कफ, काला पित्त, पीला पित्त और रक्त। तो देखिए कफ की मात्रा अगर ज़्यादा पाई जाएगी तो मंद बुद्धि या निष्क्रिय होगा, काला पित्त ज़्यादा होगा तो उदासीन निराशावाद, पीला पित्त ज़्यादा होगा तो क्रोधी होगा, और अगर रक्त की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो आशावादी होगा। अब देखिए त्रिगुण यानी वैदिक, सत, रज, तम, त्रिदोष यानी चरक, संहिता, वात, पित्त और कफ। शारीरिक दृष्टिकोण, तो इसमें देखिए शारीरिक दृष्टिकोण के हिसाब से क्रैशमर ने, शेल्डन ने, रोस्टन ने और वायोला ने दिया है इस पे अपना अपना मत। तो देखिए क्रैशमर जो है ना उसने 1925 में एक बुक लिखी फिजिक एंड करेक्टर, और उसमें 4 प्रकार बताए। देखिए शुडोल काय बताया जो कि खिलाड़ी काय के जैसे होता है, जैसे खिलाड़ी होता है तो वो आशावादी होंगे, जो शुडोल काय होंगे वो आशावादी होंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान से इस टॉपिक को आपको देख के जाना है। लंबकाय, सिजो आड़ या क्रैश काय निराशावादी होंगे, चिड़चिड़े होंगे, यानी जो आपको लंबे लंबे दिखाई देते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है वो चिड़चिड़े टाइप हो जाते हैं, निराशावादी। गोलकाय जो होंगे वो अपने पिकनिक टाइप के इंसान होंगे, मस्त मोला, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ से ज़्यादा। विशालकाय होंगे वो डिसप्लास्टिक होंगे, और जैसे अपने ग्रेट खली हैं, इसमें तीनों का मिश्रण है कि यानी कि वो सुडोलकाय भी है, लंबकाय भी है, गोलकाय भी है। तो हम कह सकते हैं जो द ग्रेट खली है वो तीनों का मिश्रण है, विशालकाय। उसके बाद देखिए शेल्डन का है 1940 में, और बुक थी इसकी एटलस ऑफ मैन। इसने 1 से 7 तक की श्रेणियां बताई थी, और उसको समो टाइप सिद्धांत भी कहा था। इसमें लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति। लंबाकृति में 1 1 7, आयताकृति में 1 7 1 और गोलाकृति में 7 1 1, ये इसने इसको डिवाइड किया था। उसके बाद देखिए समाजशास्त्रीय स्प्रेंगर ने दिया था, टाइप ऑफ मैन बुक थी इसकी। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी हल्का सा देख सकते हैं हम। सिद्धांतमिक, सच बोलने की हिम्मत रखना, नो समझौता, और इसमें मिलते हैं जैसे लेखक है, कवि है, वो आ जाते हैं। आर्थिक तो व्यापारी, सामाजिक शिक्षक हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, राजनीतिक में नेता, धार्मिक में संत पुजारी, और सौंदर्यात्मक में कलाकार। तो ये आपका मैंने यहाँ तक करवा दिया है। ये व्यक्तित्व के प्रकार हमने पढ़े हैं, शेल्डन और क्रैशमर ने कैसे कैसे बताए थे। फिर युंग और जुंग ने आपका अलग तरीके से दिया था, ये 1923 में, और मनोवैज्ञानिक प्रकार दिया था इसने। तो इसमें देखिए MBTI पर आधारित है। ये एक पीछे अगर आपने पहले सिलेबस को देखा होगा तो उसमें पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, MBTI पर आधारित है, और इसने व्यक्तित्व को 2 प्रकार से बांटा है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में डिफरेंस क्या है, तो अंतर्मुखी जो होंगे वो आत्म केंद्रित होंगे, कम बोलेगा, एकांतवासी होगा, सामाजिक नहीं होगा, मनोविनोदी हो गया यानी सीरियस टाइप का रहेगा, मित्र कम मिलेंगे आपको, आदर्शवादी होगा, लेखन में अच्छा होगा, निराशावादी होगा, चिंता युक्त रहेगा, हमेशा ऐसे खोया खोया सा रहेगा, और उसको ज़्यादा समाज में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसका समायोजन बहुत कमज़ोर होता है, निर्णय क्षमता कमज़ोर होती है, निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर होती है। लेकिन जो बहिर्मुखी होते हैं वो लोक केंद्रित होते हैं, ज़्यादा बोलेंगे, समूह में रहेंगे, यानी घर से चला और बस बाहर जाते फ्रेंड्स बन जाते हैं इनके। अत्यंत सामाजिक होगा, हंसी मजाक करेगा, मित्र बहुत सारे मिलेंगे, आशावादी होगा, चिंता मुक्त होगा, और समाज का किसी कुछ भी कार्य होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा।
निर्णय लेने की शक्ति इसमें बहुत अच्छी होती है। समायोजन बहुत अच्छा होता है, कहीं भी जाएंगे एडजस्ट हो जाएंगे। और इन दोनों के जब गुण एक साथ मिल जाएंगे तो वो हो जाते हैं उभयमुखी, यानी कि उनके अंदर दोनों के गुण मिलते हैं उभयमुखी के अंदर। और ये इसने जोड़ा था 1942 में, दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। तो देखिए ये आपका व्यक्तित्व का जो टॉपिक था ना, उसमें मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी।